तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 19 फरवरी 2023 की, साथ ही में दिन है रविवार का। वहीं हिंदी तारीख है कृष्ण चतुर्दशी और महीना चल रहा है फाल्गुन का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम घटने को लेकर। जी हां, महंगाई पे काबू पाने के लिए सरकार जल्द ही पेट्रोल डीजल पे टैक्स में छूट दे सकती है। जाहिर बात है, टैक्स में छूट देने से पेट्रोल डीजल की कीमतें घट जाएंगी। बताया गया है अभी हाल ही में बीते 16 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों से लिए जाने वाले एक्स्ट्रा विंडफॉल टैक्स को घटाने का फैसला लिया है। अब तक प्रति लीटर डीजल पर कंपनियां 7.5 रुपए विंडफॉल टैक्स देती थी, लेकिन अब सरकार के नए फैसले के बाद ये टैक्स 7.5 रुपए से घटकर 2.5 रुपए हो जाएगा। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स लगता है आने वाले दिनों में उसमें कटौती हो सकती है। इस बारे में एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा के मुताबिक अभी सरकार आसानी से तेल की कीमतों को 2 से 3 रुपए प्रति लीटर तक कम कर सकती है। हालांकि दोस्तों इसी बीच एक और रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें ये संभावना जताई गई है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में 7-7 रुपए की कटौती हो सकती है। ये सभी जानकारियां दैनिक भास्कर की तरफ से साझा की गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आने वाले दिनों में एक बार फिर से दूध के महंगा होने को लेकर। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, फरवरी 2022 से फरवरी 2023 के बीच राजस्थान में सरस कंपनी का फुल क्रीम दूध 58 रुपए से बढ़कर 64 रुपए प्रति लीटर हो गया है और टोंड मिल्क 40 रुपए से बढ़कर 50 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी सांची कंपनी का फुल क्रीम दूध 57 रुपए से बढ़कर 63 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। ऐसे ही देश की राजधानी दिल्ली में भी टोंड मिल्क 48 रुपए से बढ़कर 54 रुपए प्रति लीटर हो गया है और फुल क्रीम दूध 58 रुपए से बढ़कर 66 रुपए प्रति लीटर हो गया है। हालांकि दोस्तों अभी इसी बीच 2023 की दिवाली तक एक बार फिर से दूध के महंगे होने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही बताया गया है कि दूध इसके बावजूद भी महंगा होने वाला है कि जब भारत अभी हाल ही में दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करने वाला देश बना है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कई चीजों पे जीएसटी टैक्स कम होने को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने की घोषणा की गई है। कुल 16,982 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया गया है। इसी जीएसटी की बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि राब यानी कि लिक्विड गुड पर लगने वाला 18% का जीएसटी अब 0 हो जाएगा। साथ ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेंसिल और शॉर्पनर पर जीएसटी 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है। जाहिर बात है इसकी वजह से आने वाले दिनों में पेंसिल और शॉर्पनर सस्ते हो सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक और महंगाई को लेकर। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में गर्मी सीजन में बिजली संकट से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बताया गया इसके तहत उत्तर प्रदेश का पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट कंपनियों से 11 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदेगा। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। बताया गया इस महंगी दर पे बिजली खरीदने का असर आने वाले भविष्य में उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, यानी कि आम जनता पर। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि यूपी के लोगों के लिए बिजली की सप्लाई महंगी कर दी जाए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अभी हाल ही में जो 2 मुस्लिम युवकों को जिंदा जला दिया गया था उस केस से जुड़े कुछ नए अपडेट्स को लेकर। बताया गया 2 मुस्लिमों को जिंदा जलाने के आरोपी श्रीकांत की गर्भवती पत्नी की राजस्थान पुलिस ने पिटाई कर दी है। महिला 9 महीने की गर्भवती थी। बताया गया पिटाई की वजह से गर्भ में ही बच्चे की जान चली गई है। असल में राजस्थान की पुलिस ने नूह जिले के आरोपी श्रीकांत के घर में रेड की थी। श्रीकांत के परिवार के इस आरोप पर राजस्थान की पुलिस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं बताया गया है इस मामले में हरियाणा पुलिस मामले की छानबीन करेगी। दोस्तों अगर पूरी बात को इन शॉर्ट में समझाएं तो अगर आप हमारे रोजाना के मुख्य समाचार देखते होंगे तो शायद आपको पता होगा कि अभी हाल ही में बीते गुरुवार को 2 मुस्लिम युवकों को बोलेरो कार समेत जिंदा जला दिया गया था। ये दोनों मुस्लिम युवक जुनैद और नासिर थे। जांच में पता चला है कि दोनों राजस्थान के रहने वाले थे। तो इसी मामले में जुनैद और नासिर के परिवार ने आरोप लगाया है कि हरियाणा बजरंग दल के लोगों ने पहले उनके साथ मारपीट की और फिर उन्हें जिंदा जला दिया। बताया गया इस दर्दनाक मामले में हरियाणा के बजरंग दल के गौ रक्षा प्रमुख मोनू मानेसर के अलावा कुछ और आरोपियों का नाम जब्त किया गया है। तो इसी केस में राजस्थान पुलिस हरियाणा में जाकर आरोपियों को ढूंढ रही है और उन्हीं आरोपियों में से एक आरोपी है जिसका नाम श्रीकांत है। तो जैसा कि श्रीकांत के परिवार वालों ने बताया है कि अभी हाल ही में राजस्थान की पुलिस ने उनके घर पे रेड की। हालांकि श्रीकांत वहां पे नहीं था, तो पुलिस वालों ने श्रीकांत की जो गर्भवती पत्नी थी उसकी ही पिटाई कर दी। बताया जा रहा है इसी पिटाई में जो गर्भ में बच्चा था उसकी जान चली गई। और अब इसी मामले में हरियाणा पुलिस पूरी छानबीन करेगी, या ये कहना अच्छा रहेगा कि हरियाणा पुलिस राजस्थान पुलिस की छानबीन करेगी। वहीं दोस्तों इस केस को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा में बजरंग दल के गौ रक्षा प्रमुख मोनू मानेसर की गिरफ्तारी पर 2 राज्यों के पुलिस आमने सामने हो गई है। 2 मुस्लिम युवकों को जलाकर मारने के केस में राजस्थान पुलिस उसे ढूंढ रही है। बताया गया ये देख अब हरियाणा पुलिस भी मोनू मानेसर को गुरुग्राम के पटौदी में हुए मारपीट व फायरिंग केस में ढूंढने लगी है। वैसे अभी हाल ही में बीते रोज ये खबर आई थी जिसमें ये बताया गया था कि मोनू मानेसर की हरियाणा पुलिस में काफी अच्छी जान पहचान है। इसी की वजह से ये चर्चा भी हो रही है कि हरियाणा पुलिस जानबूझकर एक पुराने मामले में उसे ढूंढ रही है ताकि उसे राजस्थान की पुलिस से बचा सके। हालांकि हरियाणा पुलिस ने कहा है ये रूटीन कार्रवाई है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, मोनू मानेसर हरियाणा के बजरंग दल में गौ रक्षा दल का प्रमुख नेता है और उस पर कई केस दर्ज हैं। अभी हाल ही में जिन 2 मुस्लिम युवकों को जिंदा जला के मार दिया गया है उनके बारे में
बताया गया है कि उन पे गाय के मांस की तस्करी का शक था और केवल शक की वजह से उनकी ऐसे दर्दनाक तरीके से हत्या की गई है। इसी कड़ी में मोनू मानेसर के कई ऐसे वीडियो फोटो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं जिसमें वो बंदूक के साथ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी बिहार वालों के लिए। जानकारी के मुताबिक होली पर यूपी बिहार के यात्रियों को रेलवे ने बड़ी सौगात देते हुए 9 और होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही होली स्पेशल गाड़ियों की संख्या कुल 16 हो गई है। अब ये ट्रेनें कौन कौन सी हैं, कहां से कहां के लिए जाएंगी, कौन कौन सी तारीखों पे चलेंगी, ये सभी जानकारियां आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही हैं। स्क्रॉल करके आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मार्बर्ग वायरस को लेकर, जिसने अब तक 9 लोगों की जान ले ली है और WHO ने इसके लिए जारी कर दिया है अलर्ट। जी हाँ, अफ्रीका के देश में इक्वेटोरियल गिनी में मार्बर्ग वायरस फैला हुआ है। इससे अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। बताया गया देश में इसके 16 संदिग्ध मरीज पाए गए हैं और 200 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो ये वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। इससे संक्रमित होने वाले 50% मरीजों की जान चली जाती है। बताया गया है ये मार्बर्ग नाम का वायरस इंसानों में पाया जाना काफी दुर्लभ है। ये ज्यादातर चमगादड़ों में मिलता है। बताया गया अगर कोई इंसान इस वायरस से संक्रमित हो जाता है तो संक्रमित होने के 1 हफ्ते के बाद ही उसकी जान चली जाती है। साथ ही आपको बता दें इस वायरस के लिए फिलहाल अभी कोई भी वैक्सीन या कोई भी दवा नहीं है। मरीजों को केवल देखभाल के जरिए ही बचाया जा सकता है। बताया गया फिलहाल मार्बर्ग वायरस से बचने के केवल 2 तरीके हैं। पहला है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और दूसरा है संदिग्ध लोगों को आइसोलेट करना, यानी कि जिसके बारे में भी शक हो कि इसे मार्बर्ग वायरस हो सकता है तो ऐसे व्यक्ति को फटाफट से आइसोलेट कर देना चाहिए। यही बचाने का तरीका है। साथ ही बताया गया ये वायरस जहाँ पे फैला है वहाँ पे आवाजाही पे रोक लगा दी गई है, यानी कि लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तो दोस्तों अगर आने वाले दिनों में ये वायरस भी कोरोना की तरफ फैल जाता है तो जैसा कि आपने जाना WHO ने कहा है कि ये कोरोना से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है और इससे संक्रमित होने वाले 50% लोगों की जान चली जाती है। तो अगर ये मार्बर्ग नाम का वायरस फैल जाएगा तो आने वाले दिनों में बड़ी तबाही मचा सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के दिवालिया होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान एक तरफ दिवालिया से बचने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF से लोन मांग रहा है। वहीं दूसरी ओर अब हाल ही में बीते शनिवार को देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान पहले ही दिवालिया हो चुका है। हम सब एक डिफॉल्ट हो चुके देश में रह रहे हैं। पाकिस्तान की आर्थिक तंगी को लेकर रक्षा मंत्री ने ये भी कह दिया कि अब IMF भी हमारी मदद नहीं कर सकता, हमें खुद ही इसका समाधान ढूंढना होगा। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इसके लिए नौकरशाही और नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ट्विटर की नई पॉलिसी को लेकर। जानकारी के मुताबिक ट्विटर ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड को लेकर एक नई अनाउंसमेंट की है। अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को ट्विटर ने कहा है कि अब वो केवल अपने पेड सब्सक्राइबर को ही अकाउंट को सिक्योर करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड के तहत टेक्स्ट मैसेज को यूज करने की परमिशन देगा। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो जो यूजर ट्विटर का ब्लू सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे वो अपने अकाउंट पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सिक्योरिटी नहीं लगा पाएंगे। दोस्तों अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अगर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन किसी भी साइट पे ऑन कर देते हैं तो जब भी आप किसी नए डिवाइस से अपने प्रोफाइल को लॉगिन करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है। उस मैसेज को डालने के बाद ही आपका अकाउंट ओपन होता है। जाहिर बात है इसकी वजह से चाहे वो ट्विटर का अकाउंट हो, यूट्यूब का अकाउंट हो या चाहे कोई भी अकाउंट हो, वो बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाता है और इसे ही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं। तब ट्विटर ने यह ऐलान कर दिया है कि ये वाली सर्विस ट्विटर में उन्हीं लोगों को मिलेगी जो ट्विटर का ब्लू सब्सक्रिप्शन लेंगे। और आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें ब्लू सब्सक्रिप्शन का 1 महीने का चार्ज 910 रुपए है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बाबा रामदेव के कुछ बड़े बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक योग गुरु बाबा रामदेव ने दावा किया है कि देश में कोरोना महामारी के बाद कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने गोवा के मीरामार बीच पर अभी हाल ही में बीते शनिवार सुबह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के बाद कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। लोगों ने आंखों की रोशनी और सुनने की क्षमता भी खो दी है और ये कोरोना के बाद हो रहा है। हालांकि ये नहीं बताया गया कि आखिर कोरोना के बाद ही ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है तुर्की और सीरिया में जो भयंकर भूकंप आया था उससे जुड़े कुछ नए अपडेट्स को लेकर। जानकारी के मुताबिक तुर्की और सीरिया में बीते 6 फरवरी को आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 45,000 को पार कर गई है। इसी बीच रेस्क्यू टीम ने लगभग 12 दिन के बाद एक व्यक्ति को जिंदा बाहर निकाला है और उसका भी इलाज चल रहा है। दोस्तों जाहिर बात है ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि 12 दिन के बाद कोई व्यक्ति मलबे के नीचे से जिंदा निकल जाए। वहीं तुर्की को लेकर एक और खबर आई है कि एक बार फिर से तुर्की में छोटे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है 150 गायों को मारने को लेकर। जी अमेरिका के न्यू मैक्सिको में जंगली गायों को मारने के लिए हेलीकॉप्टर्स भेजे जाएंगे। साउथ वेस्ट न्यू मैक्सिको में 4 दिन तक चलने वाले इस ऑपरेशन में अमेरिकी शूटर्स 150 आवारा गायों को निशाना बनाएंगे। बताया गया है ये गायें गीला की घाटियों में लुप्त हो रही प्रजातियों को नुकसान पहुंचा रही हैं। इसी की वजह से अब गायों को मार दिया जाएगा।
वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अक्षय कुमार के मेकअप आर्टिस्ट को लेकर। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म छोटे मियाँ बड़े मियाँ की शूटिंग में बिजी हैं। इसी बीच अक्षय कुमार के मेकअप आर्टिस्ट पर, जिनका नाम श्रवण विश्वकर्मा है, उन पर तेंदुए ने हमला कर दिया है। जानकारी के मुताबिक घटना के बारे में बताते हुए श्रवण ने बताया है कि वो अपनी बाइक पर थे और अपने दोस्त को फिल्म के सेट पे छोड़ने जा रहे थे। तभी रास्ते में उनकी बाइक एक तेंदुए से टकरा गई और वो उसके बाद बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वो अस्पताल में थे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है स्वरा भास्कर की शादी को लेकर। दोस्तों बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र युद्ध ब्रिगेड के अध्यक्ष फैद अहमद को अपना हमसफर चुन लिया है, लेकिन उनकी शादी के बाद से विवाद भी उठने शुरू हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने स्वरा भास्कर की शादी को नाजायज करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले स्वरा भास्कर को इस्लाम कबूल करना होगा, तभी उनका निकाह यानी कि शादी जायज हो पाएगी। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इस्लाम धर्म में किसी भी दो व्यक्ति की शादी तभी हो पाती है जब दोनों मुस्लिम हो। अगर दोनों मुस्लिम नहीं होते हैं तो शादी नाजायज समझी जाती है और उनसे जो औलाद पैदा होती है उसे हराम समझा जाता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है निकी यादव केस को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के निकी यादव मर्डर केस में अब एक नया ट्विस्ट सामने आया है। अभी हाल ही में बीते शनिवार को पुलिस ने बताया है कि आरोपी साहिल ने दूसरी शादी करने के लिए निकी की हत्या की है। बताया गया साजिश में उसका परिवार भी शामिल था। पुलिस का कहना है कि घर वालों ने दोस्त के साथ मिलकर निकी के शव को फ्रिज में छुपाने में आरोपी की मदद की थी। इतना ही नहीं, निकी और साहिल की शादी अक्टूबर 2020 में नोएडा के आर्य समाज मंदिर में हुई थी। दूसरी शादी करने के लिए साहिल को निकी रोक रही थी, लेकिन वो नहीं माना और निकी की जान ले ली। दोस्तों अगर आप इस केस के बारे में जानते होंगे तो शायद आपको पता होगा कि अभी हाल ही में साहिल नाम के एक व्यक्ति ने अपने लिव इन पार्टनर को, जिसका नाम निकी यादव था, उसकी जान ले ली थी। पहले जब ये खबर आई थी तो उस समय ये बताया जा रहा था कि दोनों लिव इन पार्टनर थे, यानी कि शादी के बिना ही पति पत्नी की तरह रह रहे थे। हालांकि अब नया खुलासा हुआ है कि दोनों की शादी अक्टूबर 2020 में ही हो गई थी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्षियों पे हमला करने को लेकर अपने बयानों द्वारा। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर विपक्षी एकता पे जोर दिया है। पटना में बीते शनिवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में नीतीश ने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी को फैसला लेना होगा कि आने वाले 2024 में उनकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। अगर कांग्रेस इसके लिए तैयार हो जाए तो 2024 में भाजपा को 100 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता पे जोर दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि बीजेपी की जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो आपस में मिल जाएं तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से भाजपा को हराया जा सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अमित शाह के एक नए बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बीते शनिवार को पुणे के दौरे के दौरान एकनाथ शिंदे गुट की पार्टी को शिवसेना नाम और तीर कमान चिन्ह दिए जाने पर इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीते शुक्रवार को दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हालांकि अब इसी मामले में उद्धव ठाकरे का भी बयान आया है। जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने बीते शनिवार को अपने समर्थकों से कहा है कि गली गली में जाकर लोगों को बताइए कि पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर कमान चोरी हो गया है। सीएम एकनाथ शिंदे पे निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि चोर को सबक सिखाने की जरूरत है। मैं चोर को तीर कमान लेकर मैदान में आने की चुनौती देता हूं और हम एक जलती हुई मशाल से उसका मुकाबला करेंगे। साथ ही उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को लगता है कि वो शिवसेना को खत्म कर देंगे। शिवसेना कभी खत्म नहीं होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री का गुलाम है। चुनाव आयोग ने वो किया है जो पहले कभी नहीं हुआ। उन्हें बाला साहेब ठाकरे का चेहरा चाहिए, उन्हें चुनाव चिन्ह चाहिए, लेकिन शिवसेना परिवार नहीं चाहिए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के मेयर चुनाव को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चुनाव की तारीख आखिरकार फाइनल हो गई है। भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान के कारण 3 बार चुनाव टल चुका है। अब ये चुनाव अगली बार आने वाले 22 फरवरी को सुबह 11 बजे होगा। असल में दिल्ली के मेयर चुनाव का मामला अभी हाल ही में देश के सबसे बड़े कोर्ट में पहुंच गया था। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के हक में फैसला देते हुए ये आदेश दे दिया है कि जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कूनो के चीतों को लेकर। जानकारी के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते बीते शनिवार को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में पहुँच गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव और नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में इन चीतों को बाड़े में रिलीज किया गया। कूनो के आए इन 12 चीतों में से 7 नर और 5 मादा हैं। कूनो में अब चीतों की कुल संख्या 20 हो गई है। इसमें 10 नर और 10 मादा हैं। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।